नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के चंदन सर। आपका इस वीडियो चैनल पर स्वागत है। आप पिछला वीडियो देखे थे, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप उसे लाइक ज़रूर किए होंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको मध्यकालीन इतिहास आज पढ़ाने जा रहा हूँ। आप पिछला वीडियो आपने देखा था, मध्यकालीन इतिहास का मैंने प्रारंभ किया था 712 ईस्वी से, जहां आपने देखा था भारत पर अरब आक्रमण। अरब आक्रमण बाद आपने देखा था तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में आपने देखा था भारत में किस प्रकार से मोहम्मद गजनवी ने भारत को 17 बार लूटा था। इसके बाद मोहम्मद गौरी की इतिहास आपने देखा और मोहम्मद गौरी की मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी की हो जाती है। उसके बाद भारत में गुलाम वंश का अस्तित्व आ जाता है, जिसे हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं उसी का पूर्ण रूप से व्याख्या करने जा रहा हूँ। आप क्लास को पूरा देखें और ध्यान से देखें और इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको आएंगे। जो जेपीएससी यूपीएससी का तैयारी कर रहा होगा और जितने भी पीसीएस का तैयारी कर रहे होंगे, उन लोग सभी कोई अच्छे से ध्यान से देखें। मैं उम्मीद करता हूँ इससे बेस्ट नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा, एक कहानी नुमा समझाऊंगा, जिससे आपको पूरा का पूरा थ्योरी आपको याद हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आज कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी में लेकर चल रहा हूँ, जिसमें आप गुलाम वंश को जानते होंगे। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो भारत में दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ था। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सल्तनत, जिसमें मैंने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के शासनकाल तक रहा था। इस दिल्ली सल्तनत के बाद इसी दिल्ली सल्तनत में आपको 5 वंश का उदय हुआ था। 5 वंश में हमने आपको बताया था गुलाब खिले तो शुंभ लो। जी हाँ दोस्तों, गुलाब खिले तो शुंभ लो, अर्थात गुलाब गु से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश और तो से तुगलक वंश, श से शुंभ लो से सैयद वंश और लो से लोधी वंश की मैंने उपलब्धियां बताई थी। आज मैं उनकी पूर्ण व्याख्या करने की तैयारी किया हूँ। आज आप ध्यान से वीडियो को देखें, समझ में आएगी। गुलाम वंश, देखिए दोस्तों, गुलाम वंश आखिर है क्या? गुलाम वंश क्यों कहा गया इसको गुलाम वंश? दिल्ली सल्तनत में पहला वंश गुलाम वंश क्या है, उसकी कल्पना हम लोग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझे गुलाम किसको कहते हैं। गुलाम हम लोग उसको कहते हैं जो बाजार में बिकते थे व्यक्ति, गुलाम के रूप में, दास के रूप में, उसको हम लोग गुलाम बोलते हैं। तो भारत में क्या गुलामों का राज हुआ था? ये सत्य है क्या? तो उसी की व्याख्या मैं आज करने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान दें। गुलाम वंश यानी कि गुलाम, हमारे भारत में गुलाम वंश वाकई में आया था। वो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक के शासनकाल को हम लोग गुलाम वंश बोलते हैं। इस गुलाम वंश में बहुत सारे विवाद है। आधुनिक इतिहासकार, पुराने इतिहासकार जो थे, प्राचीन काल इतिहासकार लोग थे, इसको गुलाम वंश कहते थे। लेकिन अब के इतिहासकार, आधुनिक इतिहासकार लोग बोलते हैं गुलाम वंश के साथ साथ इसको तुर्क शासक भी बोलते हैं और मामलुक वंश भी बोलते हैं। क्या है मामलुक वंश, उसकी व्याख्या देखिए। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में 11 शासक हुए थे। 11 शासक में प्रथम 3 शासक, गुलाम वंश में प्रथम 3 शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद आपका रजिया और इल्तुतमिश तक, ये इल्तुतमिश तक गुलाम थे, एक दूसरे के गुलाम थे, जिसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश तक ये लोग गुलाम वंश में थे, जिसके कारण इसे गुलाम वंश बोला गया। गुलाम एक दूसरे के गुलाम थे, इसीलिए गुलाम वंश बोला गया। आज मैं उसी गुलाम वंश की व्याख्या कर रहा हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक, आज का मुख्य स्टोरी है कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी। जी हाँ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक आखिर था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक यह एक तुर्क का रहने वाला था। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, आपको उम्मीद करते हैं यह कहानी पसंद आएगी और याद हो जाएगी, और पूरी की पूरी वीडियो देखिए, पूरी याद हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। कुतुबुद्दीन आखिर था कौन? तो यह एक तुर्क का रहने वाला व्यक्ति था। वो अपने घर परिवार से बिछड़ गया था, जिसके कारण, बिछड़ने के कारण स्थिति दिक्कत होती है और लोग उसको पकड़कर बेच देते हैं।
बेचते हैं तो सर्वप्रथम उसको नैसापुर के बाज़ार में ले जाकर लोग बेच देता है। नैसापुर के बाज़ार में बेचता है तो वहाँ एक काजी उसको खरीदता है। काजी का नाम था काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी। यहाँ दोस्तों काजी का नाम क्या था? काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी। उस काजी ने खरीदा और उसको ले गया। उस छोटा बालक था, अपने घर ले गया, अपने घर उसे रखा। वो एक काजी था, काजी के यहाँ कुरान की पाठ हुआ करता था। यह छोटा बच्चा था, कुरान की पाठ सदैव करता था, मधुर वचन में कुरान पढ़ता था, जिसके कारण इसका उपाधि पड़ा एक कुरान खां। अब यह थोड़ा बड़ा हुआ तो योद्धा बना, कुशल योद्धा बना, सारा चीज में प्रांगत हुआ। इसी बीच काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी की मृत्यु हो जाती है। अब उनके पुत्र जो होते हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक को फिर से बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। और वो बाजार में गए, इस बार गजनी के बाजार में, जहाँ दोस्तों आप गजनी जानते होंगे कहाँ था, भारत के पूर्वी इलाके में, पश्चिमी इलाके में। गजनी के बाजार में बेच देता है। जब गजनी के बाजार में बेचता है तो वहाँ पर इसको खरीदता है मोहम्मद गौरी। यहाँ दोस्तों मोहम्मद गौरी के हाथों में यह गुलाम के रूप में आ जाता है। उसमें मोहम्मद गौरी भारत में बार बार आक्रमण करता था और पराजित होकर वापस चला जाता था। अब मोहम्मद गौरी इससे बड़ा स्वामी भक्ति देख करके बड़ा खुश हुआ, इसको तो ले आया, इसकी कौशल विद्या देख करके इसको एक पद दिया और बहुत बड़ा पद दिया। अश्व सेना का मालिक, अधिकारी बना दिया उसको, जिसको हम लोग बोलते हैं अमीर आखुर। यहाँ दोस्तों बोर्ड पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है अमीर आखुर का पद। अमीर आखुर का पद दे दिया गया उसको। अब इसकी स्थिति और मजबूत हो गई। दोस्तों देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास को समझने के लिए हम लोग इसको 3 भाग में बांट करके बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि मोहम्मद गौरी के हाथों में आता है 1192 में, तो 1192 से हम लोग देखते हैं, 1192 से लेकर के 1206 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी की मृत्यु तक का हम लोग पहला मानते हैं भाग। दूसरा भाग जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि 1206 ईस्वी में, तो 1206 ईस्वी में मृत्यु होती है, तो 1208 ईस्वी तक यह एक सिपह सलार के रूप में रहा था, एक गुलामी यानी कि गुलामी के रूप में रहा था, तो यह रहा। अब 1208 से 1210 ईस्वी के बीच में यह एक स्वतंत्र शासक के रूप में रहा, जिसको हम लोग 3 भाग में बांटने की कोशिश किए थे। पहले भाग की मैं व्याख्या कर रहा हूँ। सर्वप्रथम यह तराइन का युद्ध में गया। तराइन के युद्ध में गया तो तराइन का युद्ध द्वितीय युद्ध आप लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में। तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। मोहम्मद गौरी बहुत खुश होता है कुतुबुद्दीन ऐबक से। क्योंकि मोहम्मद गौरी इसलिए इतना खुश था क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सैन्य नियोजन तरीका जो किया था, बहुत ही कुशल नीति चली थी, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज द्वितीय की हार हो गई थी और तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ऐसे स्थिति में मोहम्मद गौरी बहुत ही प्रशंसित थे। आगे चलकर मोहम्मद गौरी इससे बहुत खुश होता है, कारण क्योंकि यह आगे चलकर और भी विवादित करता है। 1197 में अहिनवाड़ा का विजय हासिल करता है, अभियान करता है 1197 में। बाद में 1202 ईस्वी में बुंदेलखंड का अभियान करता है यह कुतुबुद्दीन ऐबक, बुंदेलखंड को भी जीतता है। 1205 में गौरी के साथ खोखरों के साथ युद्ध में साथ देता है। गौरी अति प्रश्न होता है। अति प्रश्न होने के कारण इसको बहुत अच्छा पोस्ट दिल्ली दे दिया था कि आप दिल्ली में व्यवस्था संभालिए, जिसको हम लोग हस्तिनापुर भी बोलते हैं, इंद्रप्रस्थ भी बोलते हैं और दिल्ली भी बोलते हैं। आदिकाल में बहुत सारे नामों में दिल्ली को जाना जाता था। याद कीजिएगा दोस्तों, दिल्ली को बसाने वाला सर्वप्रथम पांडव थे। पांडव ही थे जो कि खांडव वन, पहले वहाँ खांडव वन था, उस खांडव वन को हटा करके साफ सफाई करके वहाँ पर एक शहर बसाया जिसका नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। आज उसे ही हम लोग दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो दिल्ली उसको मिल चुका था कुतुबुद्दीन ऐबक को। इधर 1206 ईस्वी में, यानी कि 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को खोखरों ने चाकू गोद कर मार दिया। अब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में बड़ा इसको चिंतनीय होता है।
तुर्क शासक जो थे, तुर्क अधिकारी जो थे, तुरंत ही कुतुबुद्दीन ऐबक को बुलाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ था? दिल्ली में। दिल्ली से जब बुलाया जाता है उसको तो वो लाहौर आते हैं। लाहौर आते हैं तो 24 जून को, जी हाँ दोस्तों, 15 मार्च 1206 ईस्वी को गौरी की मृत्यु हुई थी और 24 जून 1206 ईस्वी को। आप बोर्ड पर देख सकते हैं दोस्तों, बोर्ड पे सारा लिखा हुआ है। आप एक शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं जिसको आप लोग लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके लिए। 24 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में इनकी राज्याभिषेक कर दी जाती है। अब यह राजा बन जाता है। यह था पहला भाग। मैंने बताया था 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक इसकी पहली भाग थी, जिसको हम लोग गुलाम कहते हैं। यह गुलाम के रूप में था यहाँ पर। दूसरा सिपह सलाह, सलाहकार के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक सलाहकार के रूप में रहा 1206 से लेकर 1208 ईस्वी तक। कैसे रहा उसकी व्याख्या देखिए। जब इस सिपह सलार के रूप में रहा तो 1208 ईस्वी तक ये देश को संभाले रखा। आप देख सकते हैं भारत की यह वेन डायग्राम देख सकते हैं। ये जो आपका घेरा लगाया हुआ है इसी में आपका ये दिल्ली सल्तनत का ये शासनकाल था। इतना यही थी आपको दिल्ली सल्तनत। ये आपका यहाँ हो गया लाहौर और ये हो गई आपको यहाँ पर दिल्ली। लाहौर में यह अपना राजधानी बना लेता है। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर का राजधानी बन जाता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी बना लेता है। 1208 ईस्वी में गयासुद्दीन, यहाँ दोस्तों 1208 ईस्वी में गयासुद्दीन इसको आज़ादी का पत्र देता है, मुक्ति पत्र देता है। अब बात होती है कि गयासुद्दीन कहाँ से आ गया, कौन है जो मुक्ति पत्र दे दिया इसको? तो बात यहाँ पर है दोस्तों, गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी का भतीजा था। मोहम्मद गौरी इसकी राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था को संभालने की स्थिति दे करके बड़ा खुश होता है और इसको एक मुक्ति पत्र देता है कि अब तुम मुक्त हो, मुक्त होकर शासन संभाल सकते हो। मुक्ति पत्र के साथ साथ उन्होंने एक राज्य चिन्ह दिया, एक ध्वज जीत दिया और साथ में एक उपाधि दिया, इसको सुल्तान की उपाधि। कब दिया? 1208 ईस्वी में। आप देख सकते हैं 1208 ईस्वी में। इससे पहले सिपह सलाह के रूप में जब था तो इनका ध्येय था कि मोहम्मद गौरी जितना क्षेत्र को जीता है उस क्षेत्र को ही मैं बनाए रखूं। दूसरा क्षेत्र जीतने की इसको आवश्यकता नहीं थी। यह नहीं चाहता था कि मैं कोई और क्षेत्र को विजित करूं। यह पूर्ण विजय क्षेत्र को ही अपने अंदर संभाल कर रखना चाहता था, जिसके कारण यह बहुत ही अच्छा था। और इसके लिए उन्होंने एक विवाह नीति चली। भाई भाग्यवान था विवाह नीति। आपने पिछले क्लासेस में देखा था कि यहाँ पर आपको मुल्तान था, मुल्तान एंड उच्च था, जो कि मुल्तान एवं उच्च जो मिला हुआ था कुबाचा को मिला था, नासिरुद्दीन कुबाचा को। तो कुबाचा के साथ यह अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। कुबाचा के साथ अपनी बहन का विवाह कर देता है। तो जिसके कारण मुल्तान एवं उच्च यानी कि कुबाचा से इसका युद्ध समाप्त हो जाती है। अब यह निश्चित हो जाता है कि यह दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण नहीं करेगा। दूसरी ओर आप देख सकते हैं यहां पर आपका था मुल्तान, आपको कह सकते हैं हम लोग इसको गजनी। मुल्तान उच्च तो यह हुआ गजनी। गजनी के शासक के रूप में था यल्दोज। तो यल्दोज के पुत्री से यह विवाह कर लेता है। यहाँ दोस्तों यल्दोज के पुत्री से यह विवाह कर लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यल्दोज भी अपना शासक हो जाता है, जिसके कारण यल्दोज भी युद्ध की नीति छोड़ देता है। लेकिन इसी बीच यल्दोज युद्ध करता है, एक युद्ध में उसे पराजित करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके कारण अब वो शांत हो जाता है। अब वो पूरा इलाका भारत की ओर में आ जाता है, दिल्ली सल्तनत की बन जाती है। रही बात इसकी एक पुत्री भी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था, जो कि मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। यह विवाह नीति से बड़ा कुशल मंगल बना के रखा। जब 1208 ईस्वी में इसको मुक्ति पत्र मिला तो यह एक स्वतंत्र शासक के रूप में उभरा। स्वतंत्र शासक के रूप में उभरा तो भारत में दिल्ली सल्तनत ने कुछ करने के लिए ठाना और उन्होंने किया। सर्वप्रथम उन्होंने दिल्ली में जिसको हम लोग आज जानते हैं जामा मस्जिद,
इसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के नाम से जाना जाता है। पहला काम उन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया, यानी कि जामा मस्जिद का निर्माण किया, जो कि भारत का पहला मस्जिद था। वो भारत कहिए, दिल्ली कहिए, वो पूरी तरह से पहला मस्जिद था भारत में, वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसको आज हम लोग जामा मस्जिद के नाम से दिल्ली में जानते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जो जामा मस्जिद जो बनी हुई है, यह 27 जैनी मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया था। एक आप देख सकते हैं, मैं बोर्ड पर लिखा हुआ हूँ, 27 जैन मंदिर, अब एक विष्णु मंदिर को तोड़ा था। इतना तोड़ करके तब उन्होंने एक जामा मस्जिद बनवाया था। दूसरा काम क्या किया इन्होंने, अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। अब बात होती है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो एक अजमेर में विद्रोह हुई थी, विद्रोह को शांत करने के लिए वो एक मठ में ठहरा था, संस्कृत मठ में ठहरा था। उस मठ में ठहरा 2.5 दिन, इसीलिए उसका नाम बदल दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा कर दिया। वो झोपड़ा नहीं है, वो एक मठ है, संस्कृत मठ है, जिसको विग्रहराज चतुर्थ चालुक्य वंश के चौहान वंश के विग्रहराज चतुर्थ ने इसको बनवाया था, जो एक संस्कृत मठ था, सरस्वती मंदिर थी। उस मठ को तोड़ करके उन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। आज उसे मस्जिद के रूप में जाना जाता है, लोग वहाँ नमाज अदा करते हैं। आज इसका इतिहासकार भी परखता है और सही बताता है। कारण क्योंकि इसके दरबार में, विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में बिसल देव रहा करते थे। बिसल देव ने एक हरि केली नामक नाटक लिखा था, संस्कृत में नाटक लिखा था। आज भी 2.5 दिन के झोपड़ा में उस नाटक को देखा जा सकता है दोस्तों, उस नाटक को पढ़ा जा सकता है दोस्तों। आप समझिए 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था। वो कुछ समय बाद उनकी इच्छा हुई कि मैं एक कुतुब मीनार बनाऊं। जी हाँ दोस्तों, कुतुब मीनार की बात होती है। अब लोग बोलते हैं कुतुब मीनार यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया होगा। बनाया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो अपनी नाम से नहीं बनाई है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार बनाने के लिए इनका एक गुरु थे, गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक चिश्ती संत थे। उस संत के नाम से, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से, इन्होंने कुतुब मीनार बनाने का संकल्प लिया। कुतुब मीनार बना रहा था, उसकी नींव रखा। इसका मनसा था कि मैं 4 तल्ला बनाऊं, 1 2 3 4 4 तल्ला बनाऊं कुतुब मीनार। लेकिन पहला तल्ला बनाते ही चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात होती है चौगान क्या है भैया। चौगान अभी के रूप में हम लोग ले सकते हैं, पोलो नामक एक गेम है, जो फुटबॉल होती है, वो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, डंडे से मारा जाता है। उस पोलो के खेल के दौरान घोड़े से गिरा और घोड़े के दबाव में आकर के उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तब तक एक ही तल्ला बना हुआ था, यानी कि कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार को बनाने के लिए पहला तल्ला बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो भैया आज 5 तल्ला खड़ा है, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप, जब कुतुब मीनार एक ही तल्ला बना तो। जी हाँ दोस्तों, उसका दामाद जो था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने इसका पूर्ण निर्माण किया। दूसरा, तीसरा और चौथा तल्ला बनवाया इल्तुतमिश ने बनवाया। बाद में एक बार इस कुतुब मीनार पर वज्र गिर गए। अब वज्र गिरी तो ये चौथा तल्ला टूट गया था। टूटने की वजह से एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने इस चौथे तल्ले की मरम्मत की और ये एक तल्ला और बना दिया। ये हो गया 5 तल्ला। जहाँ दोस्तों कुतुब मीनार यह 5 तल्ला हो गए, दिल्ली में स्थित है। यह 5 तल्ला बना क्या कुतुब मीनार, तो किसके याद में बना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बना। अब बात होती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधि भी मिला हुआ था, तो क्या क्या उपाधि था उसको हम लोग देख लिया जाए अंतिम क्षणों में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को सबसे पहले हमने बताया था कुरान खां का उपाधि मिला था। क्यों? क्योंकि यह मधुर वचन में कुरान पढ़ा करता था। दूसरा उपाधि मिला था इसका लाख बख्श, यह लाखों का दान करता था। लाखों का दान करने के चलते इसका नाम पड़ा लाख बख्श। लोगों ने इनको लाख बख्श के नाम से जाना। बाद में इन्हें पिलबख्श के नाम से भी जाना गया। क्यों? क्योंकि ये हाथी को भी दान में दे देता था।
हाथी का हाथी दान करता था, जिसके कारण इसका नाम पिलबख्श पड़ा। पिलबख्श के साथ साथ इनको हातिम ताई भी कहा। क्यों? क्योंकि वो गरीबों का मसीहा के रूप में उभरा था, गरीबों को मदद करता था, इसके कारण इसको हातिम ताई भी लोग कहते थे। इतने के साथ साथ इसके कुरान खां यानी कि 4 उपाधि इनको बोला गया। सुल्तान की उपाधि भी मिला था, गयासुद्दीन दिया था। इसके संरक्षण में 2 इतिहासकार रहते थे, इनका नाम था हसन निजामी और फख्र-ए-मुदब्बिर। आप देख सकते हैं बोर्ड पर हसन निजामी और फख्र-ए-मुदब्बिर। जी हाँ दोस्तों, ये 2 व्यक्ति थे। 2 व्यक्ति में हसन निजामी ने ताजुल मासीर नामक एक किताब लिखा। उसी ताजुल मासीर किताब में, उसी पुस्तक की रचना में, उसी पुस्तक में हमने दिल्ली सल्तनत का इतिहास के बारे में जाना। जी हाँ दोस्तों, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में, पोलो खेलने के दौरान यानी कि चौगान खेलने के दौरान, तो उनको लाहौर में कब्र बना दिया गया। आज भी वो कब्र वहाँ पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप बहुत खुश होंगे। आगे अगले वीडियो में मैं इसके आगे की कहानी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मुझे नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।